जय श्री कृष्ण भाई। ओके ओके अविनाश, कोट में बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, एल्जेब्रा क्वेश्चन मस्त था और टेक्निक भी। ओके चलिए। ओके राहुल, फी जो बहुत मिनिमम है, नहीं जो प्रैक्टिस बैच है उसकी क्लास 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस साथ में जब करता है ना तो दिमाग ज्यादा तेज चलाना पड़ता है। अभी तो जैसे आज क्लास हुई तो काफी स्लो थी, धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे कि 3 महीने में हमको 2500 से 2000 के आसपास 2000 से 2500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है चलिए, आपका बैच तो चल ही रहा है ना पूरा, गर्मी है, आप एकदम लाइव हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ रहे थे एक सेकंड इन सेंटर। ठीक है, अभी इन सेंटर का मेरे हिसाब से लगता है कुछ शीट बाकी है, कुछ क्वेश्चंस। एक सेकंड ओके, यहाँ पे आ जाइए। इन सेंटर के आप चीजों को रिवाइज करके आए हो, चीजों को रिवाइज करके आए हो, बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको सॉल्व करो। और आज हम इन सेंटर खत्म करके सर्कम सेंटर स्टार्ट कर देंगे। सर्कम सेंटर की सारी थ्योरी उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलिए। वैलिडिटी जो होगी आपके एग्जाम तक, उसकी वैलिडिटी रहेगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है कुणाल, हाँ जनवरी में भी प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर देंगे, टेंशन ना लो। चलिए देखिए देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा टेक्निकल है। दिए गए चित्र में आपको क्या दिया है? इन गिवन ट्रायंगल एबीसी आपको दिया गया है ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का खींचा गया है इन सर्कल। यहाँ एबी की लेंथ दी है 8, तो क्वेश्चन में एबी की लेंथ दी है 8, क्वेश्चन में एसी की लेंथ दी है 11, क्वेश्चन में बीसी की जो लेंथ है, बीसी की लेंथ दी है आपको 5। आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, ट्रायंगल एपीक्यू का पेरीमीटर आपसे पूछा है। क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बनाइए जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को, बनाओ जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रायंगल एपीक्यू ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको बताना है। ठीक है, जब तक आपका बिराज पूरा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो वीडियो अवेलेबल रहेंगी। ठीक है चलिए इधर देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपको ट्रायंगल एपीक्यू का पेरीमीटर निकालना है। आप देखो एक ही बार समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे मुझे साइड बीसी की लेंथ कितनी दी है? 5, मुझे पेरीमीटर चाहिए। कंसेप्ट में लगाऊंगा कि सर्कल के बाहर से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। अभी सर्कल को देखो, सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट यहाँ तक और सर्कल के बाहर से ये टेंजेंट बराबर होंगी, बराबर होंगी। मुझे एक खुद ही बात बताइए, आप मुझे बताइए, सर्कल के बाहर से ये, सर्कल के बाहर कौन सी है? पॉइंट सी से ये टेंजेंट और पॉइंट सी से ये टेंजेंट बराबर होगी कि नहीं होगी? आप मुझे खुद ही बात बताइए, सर्कल के बाहर पॉइंट बी से ये टेंजेंट और सर्कल के बाहर पॉइंट बी से टेंजेंट बराबर होगी, सर्कल के बाहर सी से टेंजेंट टेंजेंट बराबर होगी। अब बीसी की लेंथ कितनी दी है? बीसी की लेंथ दी है 5। अगर बीसी की लेंथ 5 दी है तो मुझे बताओ कि ये जो है, ये जो ग्रीन ग्रीन और ये जो आपको दिख रहा है, ये काला काला और ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है, इसकी लेंथ कितनी है? 5। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको r मान लूं और इसको s मान लूं, तो आप मुझे खुद ही बता दीजिए भाई कि ये तुम्हारा rb और ये जो cs है, ये जो rb है और ये cs है, इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये 5 से इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों की लेंथ का सम 5 सेंटीमीटर होगा, कि इन दोनों की लेंथ का सम bc है 5 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ ab कितना है? 8 सेंटीमीटर, ac कितना है? 11। तो अगर ab 8 है, ac 11 है, तो अगर मैं ab की बात करूं, ab प्लस ac कितना हो जाएगा? 11 8 19। लेकिन अगर 19 में से ये rb मैं घटा दूं, अगर इस 19 में से मैं इस लेंथ को माइनस कर दूं, ये लेंथ और ये लेंथ अगर मैं कर दूं माइनस, ये लेंथ अगर मैं माइनस कर दूं, तो आप मुझे बताना, ये क्या माना था मैंने पॉइंट r, ये क्या माना था मैंने पॉइंट s। तो आप मुझे खुद ही बताओ कि ar प्लस as की जो लेंथ होगी वो 8 प्लस 11 माइनस 5 यानी कि 14 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? 14 सेंटीमीटर। यस और नो? बिल्कुल होगी कि नहीं? बिल्कुल होगा कि नहीं? आप मुझे बताओ कि AB प्लस AC है 11 प्लस 8 19, लेकिन इस 19 में से दिस प्लस दिस जो कि टोटल 5 सेंटीमीटर क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। तो AR प्लस AS की लेंथ कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। आपसे पूछा है ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर। अब ये बताओ AR प्लस AQ, सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है, जो लेंथ PR की है वही लेंथ आपकी इस लेंथ PT की होगी, यही होगी कि नहीं? सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट लेंथ QS है वही आपकी TQ का होगा, वही आपकी TQ का होगा। गौर से देखिएगा, जो लेंथ PR की होगी वही लेंथ PT की होगी, जो लेंथ QS की होगी वही लेंथ QT की होगी। तो अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं QS को यहां से हटा के यहां मोड़ दूं QT, तो कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस PR को मोड़ के यहां पे लिख दूं PT, तो कोई फर्क पड़ेगा? मतलब ये जो ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर है, AR प्लस AS का सेम मीनिंग यही है, AP प्लस AQ प्लस PQ, मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी 14 सेंटीमीटर है। आंसर क्या आएगा? 14 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है? हाँ मिथिलेश, बिल्कुल सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? भैया मुझे एक बात बताओ, यहाँ से AR प्लस AS की जो टोटल लेंथ है वो है तुम्हारी 8 11 19 माइनस 5 14 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ जो लेंथ PR की वही लेंथ PT की, तो इस PR को ऐसे मोड़ो, यहाँ पे ले आओ, PT पे ले आओगे, कोई दिक्कत है? जो लेंथ QS की वही लेंथ QT, तो QS को ऐसे मोड़ो, यहाँ पे ले आओ QT पे। तो हमने कुछ लेंथ खत्म तो नहीं की? तो जो तुम्हारा AR है वही लेंथ है तुम्हारा AP प्लस PT, जो तुम्हारा AS है वो लेंथ है तुम्हारा AQ प्लस QT। तो पूरा क्या हो गया? ट्रायंगल APQ का पेरीमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? यस और नो मुझे करके बताओ, यस और नो। क्लियर है? बताओ, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट सेशन देख रहे हैं मुझे यस और नो करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमने एक ही यहाँ कंसेप्ट लगा कि सर्कल के बाहर से खींची स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, रिपीट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 23 यहाँ तक क्लियर है? मस्त क्वेश्चन है, सब कुछ क्लियर है ना? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट जरूर सिखाना चाहूंगा, तो कंसेप्ट सभी लोग समझ लीजिए। एक कंसेप्ट सभी लोग समझ लीजिए ध्यान से, ध्यान से।
पहली बात तो अगर मैं कोई एंगल बना दूं, ये मैंने एंगल बना दिया, ध्यान से सुनना, कौन बना दिया, इस एंगल के अंदर अगर मैं कोई सर्कल डाल दूं इस तरीके से, तो इस कोण के अंदर मैंने एक सर्कल डाल दिया इस तरीके से, मैंने एक एंगल बना दिया और इस एंगल के अंदर हमने एक सर्कल, एक वृत्त बना दिया इस तरीके से, जिस मतलब ये जो एंगल बनाने वाली जो साइड है सर्कल को टच कर रही है, ये पॉइंट O हो गया, पॉइंट P और पॉइंट Q पर टच कर रही है, ये पॉइंट R हो गया सपोज, क्लियर है, और इस सर्कल का सेंटर है O। तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं O से R को मिला दूं सेंटर से, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल 90 डिग्री का होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल r होगी, ये भी सर्कल की रेडियस स्मॉल r होगी। आप मुझे बताना, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल RPO, राइट एंगल ट्रायंगल RQO, ये भी रेडियस स्मॉल r, ये भी रेडियस स्मॉल, OR दोनों में क्या है, OR दोनों में है कॉमन, OR दोनों में कॉमन है, क्लियर है। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड देखो OR दोनों में कॉमन है, रेडियस बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर के और नीचे के कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे, ध्यान से सुनना, दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, 90 के सामने OR, 90 के सामने OR, रेडियस रेडियस बराबर, 90 डिग्री है, तो RHS के प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो मुझे बताओ ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, और इन दोनों एंगल के सामने की साइड RP और RQ भी बराबर होंगी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाने की वजह से। इसी वजह से सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट जो है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। नाउ अपन मोर लॉजिक सुनना कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, तो रेडियस R के सामने का अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो मैं आपको लॉजिक जो मेन इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, रवि ध्यान से पढ़ लो, मैं आपको लॉजिक ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी एंगल के अंदर अगर एक सर्कल डाल दूं, अगर मैं किसी भी कोण के अंदर अगर एक सर्कल डाल देता हूं, एक वृत्त डाल देता हूं, तो सर्कल के सेंटर से अगर तुम एंगल के वर्टेक्स को मिलाओ, तो ये जो लाइन होगी ना आरो, ये जो लाइन होगी आरो, ये हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ये हमेशा कोण समद्विभाजक होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी, मतलब इस एंगल को बिल्कुल आधा आधा बांटती हुई लाइन जाएगी इस तरीके से। ये बात समझ में आई है, यस और नो, क्लियर है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगी ये लाइन, ये कांसेप्ट आपको जानना जरूरी था। एक कांसेप्ट और बताता हूं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच, अगर दो वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करने का मतलब अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, जैसे ये दो सर्कल है, ये एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु O पर टच कर, एक ही बिंदु P पर टच कर रहे हैं, तो ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो अगर इस सर्कल का सेंटर O1 है, इस सर्कल का सेंटर O2 है, तो ध्यान रखना इन दोनों सर्कल के सेंटर और ये टेंजेंट पॉइंट हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे, मतलब गौर से सुनिएगा, O1 PO2 विल बी ए स्ट्रेट लाइन, हमेशा एक सीधी रेखा में होंगे। अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, तो उन दोनों सर्कल के सेंटर और ये टेंजेंशियल पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे। ध्यान से सुनना, अगर दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और उनका टेंजेंशियल पॉइंट दोनों सर्कल का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में होंगे, क्लियर है। क्यों होगा मैं बता दे रहा हूं, अगर मैं इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींचूं, मैंने दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींच दी, क्यों आर, ये कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल की पॉइंट P पर, तो आप मुझे बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, रेडियस इसके बीच में 90 है, ये एंगल भी कितने का होगा, रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 है, तो 90 प्लस 90 टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर ये एंगल 180 डिग्री का हो गया, मतलब O1 PO2 क्या होना चाहिए, एक सीधी रेखा होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे बताओ अगर छोटे सर्कल की रेडियस R1 है और मोटे सर्कल की रेडियस अगर R2 है, तो इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी होगी इन दोनों सर्कल की रेडियस का सम, यानी कि R1 प्लस R2। मतलब अगर कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे, बाहर से स्पर्श करेंगे, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी, इनके सेंटर के बीच की दूरी इनकी रेडियस के सम के बराबर होगी। सेंटर के बीच की दूरी जो होगी उनकी त्रिज्याओं का क्या होगी, हमेशा योग होगी। और O1 PO2 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी रेखा होगी। यहां तक ये दोनों कांसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं, यस और नो करके बताओ। अरे बोलो, अरे बोलो यार, कमेंट क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, एक सेकंड, कमेंट क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ओके। अरे साथ साथ में कुछ बोलते रहा करो, यस यस करते रहा करो, फर्जी बातें मत लिखा करो। समझ में आएगी दोनों चीजें, दोनों कांसेप्ट क्लियर है। देवा बना देते कितना अच्छा चिड़िया उड़ाता रहता है, यस करता रहता है, मस्त है। समझ में आया कि नहीं, दोनों बातें क्लियर हैं, वेरी गुड। चलिए अब एक कांसेप्ट और बताता हूं, इन दोनों को अगर मैं इन दोनों कांसेप्ट को मर्ज कर दूं, तो जैसे अगर मैंने आपके सामने एंगल बनाया, तो इस एंगल में अगर मैं एक सर्कल खींचूं, ठीक है, तो एक और सर्कल अगर मैं खींचूं जो इसको भी टच करता जाए, तो मुझे बताओ कि अगर ये तुम्हारा पॉइंट है P, इस सर्कल का सेंटर है O1, इस सर्कल का सेंटर है O2 और इन दोनों सर्कल का टेंजेंट पॉइंट है Q, तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और P से O1 को मिलाओगे तो ये भी, ये चारों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और ये एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा थीटा थीटा। मतलब ये वर्टेक्स P, इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2 और ये टेंजेंट पॉइंट Q, चारों एक सीधी रेखा में होंगे। अगर मैंने दो कांसेप्ट जो बताया उनको मिक्स कर दो, तो चारों पॉइंट क्या आएंगे, एक सीधी रेखा में आएंगे, क्लियर है। क्योंकि ये P से O1 सीधी लाइन है और O1 Q O2 एक सीधी लाइन है, क्लियर है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो ऊपर नीचे के दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम, और तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो तो ऊपर नीचे के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, एकदम एक जैसे, क्लियर है, कांसेप्ट क्लियर। इसी पर बेस्ड तगड़ा क्वेश्चन पेपर में आया है, जरा मुझे ये सवाल करके बता दो, आप लोग करोगे, बनाओ जल्दी से। जैसे यहाँ पे बोला गया, दिए गए चित्र में ABC राइट एंगल है, समकोण है, जिसमें एंगल ABC 90 है और एंगल ACB, पढ़ लो पहले सवाल को, एंगल ACB जो दिया है आपको 60 डिग्री दिया है। छोटे सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर दी, तो छोटू की रेडियस है 2, आपसे बड़े सर्कल की रेडियस, लार्जर सर्कल की रेडियस जो है वो आपसे पूछे, लार्जर सर्कल की रेडियस आपसे पूछे, बनाओ। O1 O2 मतलब दोनों की रेडियस का सम कर दो ना, दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दो, बड़ा कर दे सवाल को, ये रहा। अब दिख रहा है सभी को साफ साफ। आप मुझे बताओ, ये राइट एंगल है जिसमें ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री का है, बड़ा एंगल 60 डिग्री का है। छोटू सर्कल की रेडियस जो है आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है 2, तो आपको बड़े सर्कल की जो रेडियस है कैपिटल R ये निकालनी है। बड़े सर्कल की रेडियस कैसे निकालोगे, सभी स्टूडेंट को पता है कि ये एंगल देखो, ये एंगल ही तो है, ये AC भी एक एंगल ही तो है, ये एंगल का वर्टेक्स है, ये इन दोनों सर्कल के सेंटर है, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्या एक सीधी रेखा नहीं होगी, तो आप कहोगे बिल्कुल सीधी रेखा होगी। ये एकदम सीधी रेखा में होंगे कि नहीं बताइए। अगर इस सर्कल का सेंटर O1 है, इसका सेंटर O2 है और ये पॉइंट टेंजेंशियल पॉइंट P है, तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, होगी कि नहीं होगी सीधी रेखा। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि अगर ये 2 है तो इसकी रेडियस 2 होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस होगी कैपिटल R।
और ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर 60 डिग्री का बड़ा एंगल है तो आधा आधा हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर, ये 30 डिग्री, और ऊपर वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा कि नहीं? 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? अरे O1 P O2 ना, जिस तरीके से छोटे वाले सर्कल के सेंटर को यहां से मिला लो बाइसेक्टर है, वैसे O2 को जब तुम यहां से मिलाओगे, ये भी तो बाइसेक्टर होना चाहिए। आप मुझे बताओ कि अगर ये 30 है, 90 है तो 60 होगा। 30 90 60 ट्रायंगल जानते हो, सभी को पता है कि अगर 30 डिग्री के सामने 2 है, अगर 30 डिग्री के सामने 2 है तो 90 डिग्री के सामने होगा 4 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 4 सेंटीमीटर होगी। कोई डाउट है? कोई डाउट है? अगर 30 डिग्री के सामने 2 है, रेशियो याद है 1:2 का, 30 के सामने 2 तो 90 डिग्री के सामने 4। अगर बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को 30 डिग्री के सामने कैपिटल R तो 90 के सामने कैपिटल R का डबल, यानी कि ये हो जाएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2R होगी। बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, अगर 30 डिग्री के सामने कैपिटल R है तो 90 डिग्री के सामने कैपिटल R का डबल होगा 2R होगा 2R। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2R है, और डिस्टेंस है कितनी? ये 4 है, ये 2 है, ये R है, मतलब 4 + 2 + R, तो R बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल की जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर होगी। ये आंसर है 6। क्लियर है? वेरी गुड प्रिय रंजन, समझ में आया ना? ठीक है भाई, 6 30 60 90 लगा दिया। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाइए, ये बनाइए क्वेश्चन सवाल नंबर 25। थैंक यू भाई, थैंक यू, वंडरफुल, समझ में आ रहा है। अविनाश एकदम लाइव हो भाई। पवन वेरी गुड, बनाओ। अच्छा प्रियम, अब मुझे बेसिक में तुमको बता चुका हूं, सब कुछ बेसिक में बता चुका हूं। 30 60 90 क्या होता है, कौन सा कांसेप्ट लगा, एवरीथिंग इज क्लियर। वो आपकी गलती कि आप पढ़ के नहीं आते हो, पर चिल्लाते हो कैसे हो गया। अच्छा 24 नंबर नहीं हुआ क्या? एक मिनट, ओके 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन बनाओ। कुछ ज्यादा ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत मजेदार। बनाइए। देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाएगा, इसकी एक साइड है 9, ये साइड है 12, ये साइड है 15 है। तो छोटे सर्कल की रेडियस, मतलब छोटे सर्कल की आपको जो रेडियस है स्मॉल r, ये बतानी है। छोटे सर्कल की रेडियस आपको बतानी है, तो बताइए छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी स्मॉल r, ये बताना है। तो इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं क्वेश्चन, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। बनाइए, छोटे सर्कल की रेडियस बतानी है। ये 9 है, ये 12 15, तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल तो हो गया इस ट्रायंगल का इन सर्कल, तो बड़े सर्कल की रेडियस तो बड़ी आसानी से आ जाएगी। 12 p + b - h/2, 12 9 21 21 - 15 6, 6 का आधा 3 सेंटीमीटर, तो बड़े सर्कल की रेडियस तो 3 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन अपने को छोटे सर्कल की रेडियस चाहिए स्मॉल r, मुझे चाहिए स्मॉल r, तो यहां से इसको मिला लो, ये मिला लिया हमने, ठीक है, स्मॉल r। तो आप मुझे बताइए ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 3 है, और ये डिस्टेंस है r, 3 + r, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की 3 + r होगी, 3 + r। कोई डाउट है इसमें किसी भी बच्चे को यहां तक 3 + r? एनीबॉडी? 3 सेंटीमीटर। अब आप मुझको एक बात बताइए कि आपको जो है ये निकालना है, आपको जो है मुझे एक बात बताइए कि ये r है और ये 3 है, ठीक है ना। आपको छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी होगी? ये डिस्टेंस यहाँ से तक की होगी 3, तो ये डिस्टेंस आपकी 3 होगी। बोलो ये बात समझ में आई? अरे राइट एंगल ट्रायंगल में कोने में स्क्वायर बनता है, मजेदार क्वेश्चन है। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ध्यान से समझते रहना, एक बार खोगे तो खोगे। 3 3 3 3, तो आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस यहाँ से तक कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी, 9। ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? 9। तो ये डिस्टेंस टोटल बनेगी आपके सामने 9। अरे राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस का फॉर्मूला नहीं बना है, समकोण त्रिभुज की रेडियस का फॉर्मूला नहीं बताया है। p + b - h/2, ये 12 है, ये 9 21 21 - 15 6/2, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3, ये 3, ये 3। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी बच्चे को? यहां तक, यहां तक आप मुझे बताओ। अगर तुमको ये नहीं पता 3 सेंटीमीटर कैसा है तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल नालायक किस्म के स्टूडेंट हो तुम। अरे किसी समकोण त्रिभुज की रेडियस का फॉर्मूला नहीं जानते हो बेवकूफ। p + b - h/2, ये साइड 9 है, ये साइड 12 15 है, तो रेडियस का फॉर्मूला p + b - h/2। ये दोनों सर्कल, छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, एक दूसरे को स्पॉट पे टच करते हैं, और एक सर्कल की रेडियस है 3, एक सर्कल की रेडियस है स्मॉल r, और जब ये टच करेंगे तो इनके सेंटर के बीच की दूरी, इनके सेंटर के बीच की दूरी की त्रिज्याओं का सम होगी 3 + r। इसकी रेडियस 3, इसकी रेडियस r, तो 3 + r होगी। जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करें तो इनके सेंटर के बीच की दूरी, इनकी रेडियस का सम होती है, रेडियस का सम यानी कि 3 + r। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक 3 + r, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सवाल को करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका लगाना चाहते हो, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए ये 9 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की? आप मुझे बताओ। ये 9 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये आ जाएगा 81 + 9 यानी कि 3√10, तो ये डिस्टेंस 3√10 सेंटीमीटर आ गई यहाँ तक की। पाइथागोरस थ्योरम से 3√10, ये 9 है, ये 3 है, तो ये आ गया 3√10, 81 + 9 90, और 90 का रूट 3√10 आ गया 3√10। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? 3√10, 3√10। नाउ अब आप मुझे बताओ ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, और तीसरा एंगल कॉमन है ये वाला। ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आप मुझे बताओ कि अगर यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस अगर आपकी x है, गौर से सुनना, अगर ये डिस्टेंस आपकी x है तो छोटे ट्रायंगल में ये हो गया x, बड़े ट्रायंगल में इसके करस्पॉन्डिंग हो गया 3√10। आप मुझे बताओ छोटे ट्रायंगल में ये कितना है? स्मॉल r, और इसके करस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल में क्या होगा? बड़े ट्रायंगल में हो गया 3, तो 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई √10/r। क्लियर है? आप मुझे बताओ ये कितना है? ये है 3 + r, x कितना? x आ गया तुम्हारा √10/r, बराबर बराबर किसके हो गया तुम्हारा? सॉरी √10r, x बराबर आएगा √10r, तो ये x की वैल्यू कितना है? √10r, और बराबर ये किसके बराबर हो गया? 3√10, तो दिस इज नथिंग बट 3√10। क्लियर है? ठीक है,
ये साइड जो है 12 सेंटीमीटर दी हुई है, ये साइड 12 है, तो अगर ये 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर बचेगी, 9 है और ये 3 है, 81 प्लस 9 90 है, तो 90 का अंडर रूट क्या होता है 3 रूट 10, ये 3 रूट 10 है। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, ये x है तो x के करस्पॉन्डिंग 3 रूट 10, छोटे ट्रायंगल में स्मॉल r के करस्पॉन्डिंग 3, यहाँ पे सिमिलरिटी लगती ही लगती है। तो आप मुझे बताइए यहाँ से r कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा रूट 10 प्लस 1 और 3 उधर चला जाएगा तो 3 इंटू रूट 10 माइनस 1, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू रूट 10 माइनस 1 और बटे रूट 10 प्लस 1। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया हो? ये ऑप्शन तो इस रूट 10 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे रूट 10 माइनस 1 रूट 10 प्लस 1 यानी कि 10 माइनस 1 9, तो ये आ जाएगा रूट 10 माइनस 1 का स्क्वायर 11 माइनस 2 रूट 10 और बटे 3, ये आ जाएगी रेडियस छोटे सर्कल की। क्लियर है? ओके हेमंत, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जहां पे आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो है ये सिमिलरिटी लगती है। आप मुझे बताओ कि ये रेडियस स्मॉल r है, ये रेडियस 3 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो r/3, तो अगर ये डिस्टेंस x है तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगी 3 रूट 10, तो हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाली x की वैल्यू निकाली और ये 3 रूट 10 सो ये r रूट 10 ये 3 प्लस r इक्वल टू किसके 3 रूट 10 के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में? अब ये क्वेश्चन आपके सामने बनाइए इसे। रोहित, हाँ थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था ये, 1 मिनट का सवाल था, हार्ड क्वेश्चन भी आता है। अभी मैंने आपको 20 सवाल करा दिए थे, वो बहुत इजी थे, अभी अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे आपको यहाँ पे। क्लियर है? जैसे देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनना। देखिए दिए गए चित्र में पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 20, स्क्वायर की साइड है 20, ठीक है। ओके, एसआर को एक्सटेंड किया गया, एसआर को आगे बढ़ाया गया, पॉइंट डी तक आगे बढ़ाया गया, क्यूटी की लेंथ है 25, तो क्यूटी की लेंथ है 25, तो आपको दोनों सर्कल के सेंटर, सर्कल O1 ये O2 दोनों के सेंटर के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है? बनाइए, सॉल्व करिए इसको। मैं फिगर को बड़ा कर देता हूं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार सवाल है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड जो है 20 सेंटीमीटर, इस स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो क्यूटी है, ये जो क्यूटी है इसकी लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर, 25 है, तो ये जो दोनों सर्कल बन रहे हैं इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी बतानी है। बताइए सेंटर के बीच की दूरी बतानी है, आसान क्वेश्चन है। पहली बात तो मुझे बताओ, अगर ये स्क्वायर वर्ग है तो इसकी चारों साइड बराबर होगी, ये साइड 20 होगी, ये साइड 20 होगी, ये साइड 20 होगी, तो इस सर्कल की जो डायमीटर होगा, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, इस सर्कल का डायमीटर भी 20 होगा, बिल्कुल आता है एग्जाम में, इस सर्कल का डायमीटर भी 20 होगा, तो इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, इस सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? 20 का 10 अगर डायमीटर 20 है, ये 10 और ऊपर भी 10। आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 25 है, ये स्क्वायर की साइड होगी 20, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, और ये कितना हो जाएगा 15। अरे 15 20 25 से ट्रिपलेट होता है, 15 20 25 से ट्रिपलेट होता है कि नहीं? मैंने आपको बताया 3 4 5 इन रेडियस 1, 15 20 25 इन रेडियस 5, तो छोटे ट्रायंगल की, छोटे ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल, इसके इन सर्कल की रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर 5। तो आपको सबसे पहले इन दोनों सर्कल की क्या निकालनी थी? इन रेडियस निकालनी थी, इन रेडियस, इसकी रेडियस कितना है 5। क्लियर है? अब मुझे बताओ यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल दोनों ही साइड आर क्यू को टच कर रहे हैं, बड़ा सर्कल भी टच कर रहा है, छोटा सर्कल भी टच कर रहा है, लेकिन बड़ा सर्कल टच कर रहा है साइड को इस पॉइंट पर और छोटा सर्कल टच कर रहा है इस पॉइंट पर, दोनों सर्कल सेम साइड को टच कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट पर। ये मोटू सर्कल और ये छोटू सर्कल दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ कर दो। ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल दोनों साइड क्यूआर को तो टच कर रहे हैं, पर ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे। अगर मुझे इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है O1 O2, तो O1 O2 का मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा मुझे बताइए, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा ये डिस्टेंस निकालने का, बताओ। ये क्वेश्चन है बस इतना सा। अब कैसे निकलेगी ये डिस्टेंस? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, अगर ये डिस्टेंस 5 है तो यहाँ पे इससे सीधा सीधा इस तरीके से परपेंडिकुलर डालो, ये परपेंडिकुलर डालो 90 डिग्री का एंगल, ये तो 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर डाला। अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर होगी, 5 ये 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी तुम्हारी 5 सेंटीमीटर होगी, 5 ये 5 सेंटीमीटर होगी, 5 5 10। आप मुझे खुद ही बताओ कि इस सर्कल की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10, इस सर्कल की जो रेडियस, इस सर्कल की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 सेंटीमीटर, मुझे पता है इस सर्कल की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 और ये 5, तो क्या ये टोटल लेंथ 10 + 5 15 नहीं होगी? 15 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या यहाँ से यहाँ तक की लेंथ? अरे बिल्कुल 15 सेंटीमीटर होगी। आप मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर सर्कल की रेडियस, ये लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 10 और प्लस 5, तो टोटल ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी 15 सेंटीमीटर 15। अगर ये 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 90 डिग्री का एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ कितनी आएगी? √15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 225 प्लस 25 यानी कि √250, √250 का मतलब 5√10, तो आंसर इस क्वेश्चन का 5√10, ए ऑप्शन 5√10। वेरी गुड प्रियरंजन, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन बेसिक कांसेप्ट ये वाला है, रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये साइड 5 है तो इसके सामने ये साइड 5 होगी तो 5 बचेगी, ये 10 ये 5, तो 10 5 15, तो 15 और 5, 15 5 में 5 अगर निकालो 3 और 1 का ट्रिपलेट √10, तो 5√10 डायरेक्टली भी आ जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट आया हो अभी तक? ये 10 है, ये 5 है, 10 5 15, ठीक है? नहीं कन्हैया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाइए। सॉल्व इट, सवाल नंबर 26। अरे यार तुम बिल्कुल बेवकूफ आदमी हो। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर ये साइड बी है, ये साइड बी है, ये साइड एच है, ये इसका इन सर्कल है, तो इसके इन सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, p + b - h/2। अगर तुमको ये नहीं पता है तो तुम मां बाप पे बोझ हो, पैसा बर्बाद करो, पढ़ते क्यों नहीं हो यार? हाँ विवेक, बिल्कुल 5 कॉमन लेके बना सकते हैं, इतनी सी बात तुमको नहीं पता, मैंने प्रूफ करके बताया है ये।
देखिए एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लार्जर सर्कल का एरिया 1422 दिया है, तो स्मॉलर सर्कल का एरिया बताना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हमने बड़ा सर्कल बनाया, तो बड़ा सर्कल है इसका इन सर्कल, यहाँ पे छोटा सर्कल बनाया, यहाँ पे क्या बनाया छोटा सर्कल, और ये बनाया इन सर्कल। तो ध्यान रखना कि अगर इसका एरिया 9 यूनिट है तो इसका एरिया 1 यूनिट होगा। इनके एरिया का रेशियो, छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो 1:9। बड़े सर्कल का एरिया दिया है 1422, तो 9 की वैल्यू 1422 दी, कितने गुना है 9 एकम 9 5, 9 पंजे 45, 9 के 72, 1422 दिया है ना, 9 एकम 9 कितना हो गया 5, तो 9 चौक 36 ही जाएगा फिर तो यार, 9 एकम 9 5, हाँ ठीक है 158, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी 158 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन। कोई डाउट है, समझ में आया कि नहीं? कंसेप्ट याद रखना, फिर से मैं इसको बताऊंगा, ठीक है? कोई डाउट है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम उसका इंसर्कल खींचे और एक छोटा सर्कल खींचे तो इनके एरिया का रेशियो 1:9 होता है। क्यों होता है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत ही मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज खींचूं, अगर मैं आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल खींचूं और ये हो गया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल और ये हो गया इसका एक छोटा सर्कल, यहां पे बना देते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। तो रिजल्ट ये बनता है कि छोटे सर्कल और इस मोटे सर्कल की अगर मैं रेडियस के रेशियो की बात करूं, तो इनकी रेडियस हमेशा 1:3 के रेशियो होगी। अगर रेडियस 1:3 के रेशियो में, तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में 1:9 होगा। छोटे सर्कल और बड़े सर्कल के एरिया का रेशियो 1:9 होगा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओनली। केवल समबाहु त्रिभुज के केस में इस तरीके से छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 1:9 होता है। और क्यों होता है मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए सर्कल का सेंटर सपोज ये मान लिया मैंने P, आप मुझे खुद ही बताइए सर्कल का सेंटर मान लिया मैंने Q। यहां मुझे बताइए, यहां मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल कितने डिग्री का 90 है, यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का 90 डिग्री का। अब ये एंगल है, एंगल BAC एंगल है, तो ये वर्टेक्स और इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी सीधी रेखा होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो मुझे खुद ही बता दो कि एंगल 30 डिग्री का नहीं होगा, तो एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री की हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि छोटे ट्रायंगल की, मैंने मान लिया कि छोटे सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, मैंने ये मान लिया लेट, हमने ये मान लिया कि छोटे सर्कल की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर मान ली। अगर छोटे सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी ये निकालना मेरा टारगेट। छोटे सर्कल की रेडियस को मैंने अपनी मर्जी से 1 मान लिया। मुझे बताओ कि ट्रायंगल में अगर दो सर्कल डालोगे तो ये एंगल और दोनों सर्कल के सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, आधा आधा 60 का। अगर ये एक है, अगर देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल AQP, अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 90 डिग्री के सामने होगा 2, तो 90 डिग्री के सामने डिस्टेंस होगी 2 होगी। अगर बड़े राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ARQ को, अगर 30 डिग्री के सामने R है, यहां पे कुछ और नाम कर देते हैं, अगर 30 डिग्री के सामने कैपिटल R है तो 90 डिग्री के सामने ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी जस्ट डबल, यानी कि 2R, ये डिस्टेंस होगी 2R। 30 डिग्री के सामने अगर कैपिटल R तो 90 डिग्री के सामने डबल 2R। आप मुझे बताइए ये छोटू सर्कल और ये मोटू सर्कल दोनों एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। छोटू सर्कल की रेडियस 1, मोटू सर्कल की रेडियस R, तो ये 1 और ये 1 प्लस R, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की होगी 1 प्लस R। दोनों इसकी रेडियस मोटू सर्कल की कैपिटल R, छोटू की 1, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी इन दोनों सर्कल की रेडियस का सम, इसकी रेडियस 1, इसकी रेडियस कैपिटल R, 1 प्लस R होगी। तो आप मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2 है, ये कितना है, ये 1 प्लस R है, तो 2 प्लस 1 प्लस R बराबर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2R। तो R की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आएगी नहीं। तो अगर मैंने छोटू सर्कल की रेडियस 1 मानी है तो मोटू सर्कल की रेडियस कितनी मानी है, कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर आई। अगर छोटू की रेडियस 1 है तो मोटू की रेडियस कितनी है 3 है, 1:3। तो रेडियस का रेशियो आया कितना 1:3। तो एरिया का रेशियो कितना है, एरिया का रेशियो आएगा 1:9, 1:9 आएगा इनके एरिया का रेशियो। ये कांसेप्ट बनता है। एक बच्चा जो इस सवाल को देख रहा है इस कांसेप्ट को समझ रहा है, मुझे बताओ पहले एक कांसेप्ट है कि आपको चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताओ पहले। हाँ विक्रांत बिल्कुल, आई लव यू टू भाई। ठीक है, तो यहां सिमिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप इस चीज को अपने अंदर ग्रैब करो। कुमार क्यों नहीं समझे तुम? अभी एडवांस स्पेशल वालों कुछ बोलेगे कि नहीं? ठीक है, अगर इसकी रेडियस 1 मान ली तो 30 के सामने 1 तो 90 डिग्री के सामने 2, 30 के सामने कैपिटल R तो बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने 2R, छोटू सर्कल मोटू सर्कल रेडियस का सम 1 प्लस R तो 3 प्लस R बराबर 2R, तो R की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आई। ठीक है, तो यहां से इस सवाल से सिंपल सा सॉल्व हो जाएगा कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मोटू सर्कल और छोटू सर्कल के एरिया का रेशियो 1:9 होगा रेशियो, तो बड़े सर्कल का एरिया 1422 है, 9 की वैल्यू अगर 1422 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 158, 158। इसको नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, बात यहां तक ठीक है ना? मैं सवाल हटा ही देता हूं सारे के सारे जितने भी लगे हुए हैं। यहां तक बात क्लियर है? अरे संजय ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, वो कांसेप्ट प्रूफ नहीं करना था पेपर में। ठीक, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसका, लास्ट क्वेश्चन इन सेंटर का लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 27। बनाइए। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकली समझना पड़ेगा आपको, बहुत टेक्निकली। ठीक है, नया सवाल बनाया मैंने आपके लिए। त्रिभुज ABC में आप एक ट्रायंगल बना लो। AB 13 है, BC 14 है और CA 15 है, तो ये हो गया A, ऐसे बना देते हैं ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC बना लिया। AB 13 सेंटीमीटर, BC 14 सेंटीमीटर, EC 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। I is the point equidistant from all the three vertices of ABC। तो I जो है एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से, 3 वर्टिसेस, यहाँ पे वर्टिसेस नहीं आना चाहिए यार, यहाँ पे आना चाहिए 3 साइड्स। अब सही कर लेना तीनों भुजाओं। ठीक है,
इसको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, इसको सही कर लेना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ये साइड 13 है, ये साइड 14 है, ये साइड दिया है 15। आई एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब आई क्या है, आई इस ट्रायंगल का इन सेंटर है। क्या है? इन सेंटर। तो आपको बताना क्या, आपको बताना है ट्रायंगल बीआईसी का एरिया। इस ट्रायंगल बीआईसी का एरिया क्या होगा? शक्तिमान बिल्कुल गलत कर रहे हो। आई एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपको इस ट्रायंगल बीआईसी का एरिया बताना है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको बताना है। कैसे करोगे? देखो हो सकता है कि तुक्के से आपका आंसर सही आ जाए, पर वो सही तरीका नहीं, जब डाटा चेंज करोगे तो फंस जाओगे। आप मुझे खुद ही बताओ कि अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो मुझे पता है कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तीनों ही लाइन एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? तीनों लाइन एंगल बाइसेक्टर है। आप मुझे बताओ कि पहले तो ये याद रखना कि अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है, अगर किसी ट्रायंगल की साइड 13 14 15 है तो स्पेशल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का एरिया होता है 84। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल के देखना, हीरोन्स फार्मूला से 13 14 15 एक स्पेशल ट्रायंगल है, 13 14 15 एक स्पेशल ट्रायंगल है, और उस स्पेशल ट्रायंगल से इस ट्रायंगल का स्पेशल ट्रायंगल का एरिया जो 84 आता है। 13 14 15 क्या आता है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्रायंगल की जो रेडियस है वो भी याद रखना, वो आती है 4 सेंटीमीटर। दोनों चीज याद रखना, 13 14 15 पे बहुत डाटा सेट किया जाता है। 13 14 15 एरिया आएगा 84, रेडियस आएगी 4। आप मुझे खुद ही बताओ, आप मुझे खुद ही बताओ, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि ये तुम्हारा 13 15 14 है, 13 15 14। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है साइड 13 अनुपात 15 के रेशियो में, तो ये 13 अनुपात 15 का रेशियो होगा। अगर ये तुम्हारा डी है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये रेशियो 13 अनुपात 15 का होगा, 13:15 का होगा। क्लियर है कि 13:15 का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, यानी कि ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी का एरिया आ जाएगा। अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 84 है, बेस अगर 13 अनुपात 15 में, तो एरिया भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। 28 की वैल्यू 84 तो 1 की वैल्यू 3, तो इसका एरिया 39 और इसका एरिया 45। 39 और 45 आ जाएगा, गौर से सुनते रहना पहले। मतलब ट्रायंगल एडीबी का एरिया 39 है, ट्रायंगल एडीसी का एरिया 45। अब आप मुझे खुद ही बताओ, इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल एबीडी को, ट्रायंगल एबीडी को देखो, ये साइड 13 है, ये साइड 13 है, 13 13 सॉरी, ये साइड 13 है और ये साइड कितनी होगी? 13 अनुपात 15 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे ना, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 6.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी तुम्हारी 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? अरे यार इस 13 अनुपात 15 के रेशियो में डिवाइड कर दो ना, 14 सेंटीमीटर को 6.5 और 7.5 हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल एबीडी को, त्रिभुज एबीडी को, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अगर एंगल बनाने वाली साइड 13 और 6.5 है, तो अपोजिट साइड भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी। 13 और 6.5 का मतलब 2 अनुपात 1, मतलब एआई से आईडी का रेशियो जो होगा 2 अनुपात 1 होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो डायरेक्टली कि एआई से आईडी का जो रेशियो होगा, ये साइड 13 ये साइड 15, तो 13 प्लस 15 और बटे 14 28 बटे 14 यानी कि 2 अनुपात 1 होगा, 2:1। कितना होगा? 2 अनुपात 1 होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? 2:1। एआई से आईडी का रेशियो कितना है? 2:1 आ जाएगा। ये थ्योरम याद है ना, 13 प्लस 15 बटे 14, 13 प्लस 15 बटे 14, ये थ्योरम याद है। अब आप मुझे खुद ही बताओ, आप मुझे खुद ही बताओ, अगर ट्रायंगल एबीडी को देखो, ट्रायंगल एबीडी को एरिया कितना? 39। अगर एरिया 39 है, 2 अनुपात 1 का रेशियो बेस डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी 2 अनुपात 1 में डिवाइड होगा। मतलब ये एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये एरिया आ जाएगा आपका 26 और ये एरिया आ जाएगा तुम्हारा 13, ये एरिया आ जाएगा तुम्हारा 13। ये 45 है, ये एरिया 45 है, तो 2 अनुपात 1 में बांटो, ऊपर 30 और ये आ जाएगा 15। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 13 और ये 15, 13 प्लस 15 टोटल कितना है? 28, 28। ठीक है? गलत कर रहे हो आप। ठीक है ना? अब देखो इसका मैं एक शॉर्ट तरीका आपको और बताता हूं। शॉर्ट तरीका इसका मैं आपको एक और बताता हूं, जरा गौर से सुनना। ये तो हो गया जब मैंने रेशियो का यूज किया ना। अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं, आई क्या है? आई है इन सेंटर, तीनों साइड से इक्वल दूरी पर है। मुझे पता लगाना है इस ट्रायंगल बीआईसी का एरिया। तो ट्रायंगल बीआईसी का अगर मैं इन सर्कल खींचूं तो इस इन सर्कल का सेंटर है ओ, तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर साइड बीसी। इससे आपका सवाल एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल बीआईसी का एरिया अपने को चाहिए, ये तो एरिया चाहिए। बेस कितना है? 14 है, और जो ट्रायंगल की हाइट कितना है? 4, तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट। 14 चौका 56 बटे 2 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है 28। क्लियर है? ये आसान तरीका है। ठीक है? अगर ये साइड तुम्हारी कितनी दी है? ये साइड दी 13 सेंटीमीटर, ये साइड दी 15, 13 14 15 याद रखो, हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया आता है 84, इन रेडियस आती है 4। आपको ट्रायंगल बीआईसी का एरिया पूछा, तो ये इसकी इन सर्कल है, बंद हो गई। ये इन सर्कल है, इन सेंटर से यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो यही तो इन रेडियस आएगी 4, ये रेडियस 4 होगी। तो ट्रायंगल बीआईसी की ये साइड 14 है, ये 4 है, तो इसका एरिया कितना जाएगा? 1/2 14 × 4 यानी कि 28, 28। क्लियर है? बताओ भाई। ठीक, चलो नेक्स्ट। सर्कमसेंटर। नवजोत गलत कर रहे हो। अरे दिनकर, इन रेडियस क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन एस, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? तो बेस वेरी गुड। प्रैक्टिस बैच है 3 महीने का। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे सर्कम सेंटर, नया टॉपिक अपनी कॉपी में, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। क्या कहते हैं हम लोग इसको? परिकेंद्र। सर्कम सेंटर क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ठीक है? परिकेंद्र। क्लियर है? चलिए परिकेंद्र। परिकेंद्र एक आसान सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। ठीक है? अब ध्यान से समझना सर्कम सेंटर क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा सर्कम सेंटर की सारी थ्योरी, और फिर हम करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपके सामने कोई ट्रायंगल बना दूं, अगर मैं आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बना दूं, कैसा भी, अगर हम आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल बना दिया, तो हर ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल क्या होता है? ध्यान से सुनना। ओके कुमार, देखिए
अगर मैं आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बना दूं किसी भी साइड और शेप का, तो हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से पास होकर जाए। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस, तीनों शीर्षों से पास होकर जाता है। ये बात मुझे बतानी है। अगर मैं आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बना दूं तो हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से पास होकर जाता है, और इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल का सरकम सर्कल, ट्रायंगल का परिवृत्त। इसी सर्कल को कहते हैं ट्रायंगल का परिवृत्त। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस, तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, और इस सर्कल के सेंटर को हम कहते हैं सरकम सेंटर ओ, और इसी सर्कल के सेंटर को नाम दिया गया सरकम सेंटर ओ। हर त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल की तीनों शीर्षों से होकर जाए, और सर्कल के सेंटर को बोलेंगे सरकम सेंटर। आपको पता है कि अगर इस सर्कल का सेंटर ओ है, तो गौर से सुनिएगा, एक बात हमारी गौर से समझिएगा, सर्कल के सेंटर की सरकमफेरेंस के किसी भी बिंदु से दूरी बराबर होती है ओए, और ये ओबी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी। ओए क्या होगा? ओए भी सर्कल की रेडियस होगी, ओबी भी सर्कल की रेडियस होगी, और ओसी भी सर्कल की रेडियस होगी। मतलब ये ओए, ये ओबी और ये ओसी तीनों के तीनों बराबर होंगी, तीनों की तीनों लेंथ बराबर होगी। ओए बराबर ओबी बराबर ओसी होगा कि नहीं? और इस बराबर किसको? कैपिटल आर, और इसको बोलते हैं हम सरकम रेडियस। मतलब ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस को कहते हैं सरकम रेडियस, और हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको परित्रज्या। परित्रज्या, ये बात समझ में आई? ऑर्थो सेंटर क्या है मैं वो भी बताऊंगा, पहले इसको पढ़िए ध्यान से, ठीक है? नवजोत गलत कर रहे हो फिर से करो। हरमीत पहले सरकम सेंटर पढ़ो, ध्यान से सुनना। हर ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजर के जाए, उसको बोलेंगे सरकम सर्कल। सरकम सर्कल के सेंटर को ही बोलते हैं हम सरकम सेंटर, और इस सर्कल की रेडियस होती है सरकम रेडियस, यानी कि परित्रज्या। तीनों पॉइंट क्लियर है? तीनों डेफिनेशन क्लियर है? अब इस सरकम सेंटर के बारे में क्या-क्या खास बातें होती हैं ये बात आपको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है सरकम सेंटर may lie आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड और ऑन द ट्रायंगल। पहला पॉइंट तो आपको समझना ये जरूरी है, ठीक है? सौरभ क्या हुआ? ठीक है, देखो, सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है। सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, और ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है। जैसे हमने बताया था इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, लेकिन सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और ऊपर भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल कैसा है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आपके लिए जरूरी है, सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट। Circum center is equidistant from all three vertices of triangle. Circum center is equidistant from all three vertices of triangle. From all three vertices of triangle. क्लियर है? सरकम सेंटर ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। सरकम सेंटर ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। सरकम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस, इक्वल दूरी पर होता है ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से। तो सरकम सेंटर देखो, वर्टेक्स एसीबी ये भी डिस्टेंस कैपिटल आर है, सरकम रेडियस ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर। तो सरकम सेंटर ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। और थर्ड पॉइंट तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकम सेंटर बनता कैसे। तो सरकम सेंटर कैसे बनता है, तो इस बात को लिख लेना। जैसे इन सेंटर कैसे बनता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर से क्या बनता है? इन सेंटर बनता है। लेकिन सरकम सेंटर कैसे बनता है? सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of three sides of triangle. ये पॉइंट, ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल की तीनों साइड के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं ए बी सी और सी है। ट्रायंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलते हैं वही पॉइंट होता है सरकम सेंटर। ट्रायंगल की तीनों साइड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो पॉइंट होता है सरकम सेंटर। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कुछ भी पल्ले पड़ रहा है? यस और नो करके बताइए। पर ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड, लंब समद्विभाजक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो ट्रायंगल की साइड को बाइसेक्ट भी करे, आधा आधा भी करे, और परपेंडिकुलर भी हो। अरे महेश सब बताएंगे, पहले जो हम बता रहे हैं उस पे फोकस करो। क्लियर है? कोई डाउट? इस लाइन का क्या मतलब है गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, तो इस ट्रायंगल की साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इस साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है, आधा आधा भी कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर भी है। इसी तरीके से मैंने साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, मतलब ये जो लाइन परपेंडिकुलर भी है और साइड एसी को आधा आधा भी कर रही है। और इसी प्रकार से साइड एबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, मतलब ये साइड एबी को आधा आधा भी कर रही है, और यहाँ पे इस पॉइंट पर भी मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ओ होगा ना, जहां तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को मिलते हैं, यही पॉइंट होता है ट्रायंगल का सरकम सेंटर, यानी कि परिकेंद्र, जहां त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? और इसकी ये बात समझ में, इस सरकम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से जो दूरियां वो बराबर होगी, मतलब ये आपकी सरकम रेडियस कैपिटल आर, ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर, और ये भी सरकम रेडियस कैपिटल आर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी भी बच्चे को? और यहाँ पे इसको सेंटर मान के सर्कल इस तरीके से खींचा जा सकता है, सरकम सर्कल। क्लियर है? सब कुछ पल्ले पड़ रहा है? अब ऐसा मत समझ लेना कि एक सीधी रेखा आगे अलग है भैया, ठीक है? कोई दिक्कत? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में क्लियर है ना? चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सरकम सेंटर बनाने के लिए हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही क्यों खींचा, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे जाके क्यों मिले। तो इसके पीछे का लॉजिक समझना, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं बहुत बेहतरीन। मुझे बताइए कि अगर मैं आपके सामने कोई लाइन खींचूं, मैंने आपके सामने एक लाइन खींची बीसी, अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचता हूं, मतलब एक ऐसी लाइन खींचूं जो इस लाइन बीसी को आधा आधा भी कर दे और इसके परपेंडिकुलर भी हो। अगर इस लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लो आप ओ, तो ये पॉइंट ओ ऐसा होगा जो इस लाइन के एंड पॉइंट बी और सी से बराबर दूरी पर होगा, मतलब ओबी की जो लेंथ है वो इस ओसी के बराबर होगी। और ये थ्योरी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप कोई भी लाइन खींचो, अगर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो,
तो ये पॉइंट हमेशा आपका बी और सी से बराबर दूरी पर होगा। और क्यों होगा बराबर दूरी पर? पहली बात तो कि ये जो होगा ओपी ये दोनों में कॉमन हो जाएगी, लाइन कॉमन हो जाएगी, और ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, और ओपी की बीपी की लेंथ पीसी के बराबर तो है। तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम हो जाने की वजह से इस पॉइंट ओ की बी और सी दोनों से ही दूरियां हमेशा बराबर होती हैं। तो मुझे बताएंगे, पहले यहां फोकस करो। तो यानी कि ट्रायंगल अगर आप कोई लाइन लेते हो तो लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट हो, इस पॉइंट की लाइन के एंड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। ये लॉजिक है, ये लॉजिक। तो अगर मैं आपके सामने बनाता हूं एक त्रिभुज, अगर मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं ट्रायंगल एबीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो ये लाइन ऐसी है, इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उस पॉइंट की वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी दोनों से दूरियां हमेशा बराबर होंगी। अगर इसी प्रकार से अगर मैं साइड एसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, साइड एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, जो साइड एसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन होगी ये लाइन ऐसी है, यहां पे पॉइंट डी मान लेते हैं, ये पॉइंट ई मान लेते हैं, ये लाइन ऐसी है जो इसको इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी से बराबर दूरी पर होगा। अगर मैं इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ मान लूं, जरा गौर से सुनना, अगर इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, तो ये बिंदु ओ ऐसा है जो लाइन बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक डीओ पर है, तो इस बिंदु ओ की वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी दोनों से ही दूरियां बराबर होंगी। बराबर होंगी कि नहीं होंगी? इसी कंसेप्ट से इस पॉइंट ओ की जो डिस्टेंस बी से होगी वही डिस्टेंस सी से होगी। लेकिन अगर मैं लाइन एसी को देखूं, त्रिभुज की भुजा एसी को देखूं, तो त्रिभुज की भुजा एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक है ओई, और इस लंब समद्विभाजक पर ये बिंदु ओ है, तो ये बिंदु ओ ऐसा होगा जिसकी साइड, जिसकी दूरी वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी से क्या होगी? बराबर होगी। तो कहने का मतलब है कि ओबी ओसी के बराबर है, ओसी ओए के बराबर है, मतलब ये तीनों ही लेंथ ओए बराबर ओबी बराबर क्या हो गया? ओसी हो गया। और ये लेंथ अगर बराबर है तो किसके बराबर है? कैपिटल आर। और इसी कैपिटल आर को हम क्या नाम दे देते हैं? सर्कमरेडियस। ये बात समझ में आ गई? यस और नो? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? ये पॉइंट ओ ऐसा है जिसकी दूरी बी और सी से भी बराबर है, और इस पॉइंट ओ की दूरी ए और सी से भी बराबर है, मतलब ओबी ओसी और ओए तीनों ही बराबर है। अगर कोई पॉइंट ओ ऐसा है जिसकी तीनों वर्टेक्स ए बी और सी से दूरियां बराबर है, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ऐसा जरूर खींचा जा सकता है जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से पास होके जाए। अगर मैं कोई पॉइंट ऐसा निकाल लूं ओ जो ए से भी बराबर दूरी पर है, सी से भी बराबर दूरी पर है, बी से भी बराबर दूरी पर है, तीन तीन बिंदुओं से बराबर दूरी पर है पॉइंट ओ, तो ये पॉइंट ऐसा है जिसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचा जाएगा और इस सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होके जाएगा। यस और नो? क्लियर है? बताइए यहां तक सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? हर एक बच्चे का जवाब चाहिए मुझे, यस और नो, कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कम सेंटर मिल जाएगा, तीसरे की जरूरत ही नहीं है। जहां दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे वहीं तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्कम सेंटर हो जाएगा, और इस पॉइंट की तीनों ही वर्टेक्स से दूरी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर होगी? मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया। ठीक है, ठीक है ना भाई? सेंट्रॉइड भी कराएंगे, क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि तीसरा, अब देखो साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पॉइंट O से ही होकर जाएगा, साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी O से ही होकर जाएगा। क्लियर है? गौर से सुनिएगा। सपोज मैंने उस पॉइंट O से यहां साइड AB पर परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट F है। तो मैंने अपनी मर्जी से मैंने पॉइंट O से साइड AB पर परपेंडिकुलर डाला F, तो FO इज एल्टीट्यूड ऑन AB। अब गौर से सुनना, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से होकर गुजरते हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से सर्कम सेंटर इस पॉइंट O से साइड AB पर परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। अब मुझे बताओ ये OB और ये OC और ये OA ये बराबर होगा, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है, इक्वल इक्वल होगा। अगर आप गौर से देखो ट्रायंगल AFO और ट्रायंगल BFO, इन दोनों ट्रायंगल को गौर से देखो, ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस है, दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, और ये FO जो है FO दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन है तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो इस एंगल के सामने की साइड AF और सेम इसी एंगल के सामने की साइड BF बराबर बराबर होगी। मतलब ये लाइन FO अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ ये लाइन FO जो है ये तुम्हारी बाइसेक्टर भी है। ये जो लाइन F है ये AB का मिड पॉइंट भी है, तो F विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। F will be the midpoint of AB। तो मैंने तो ड्रॉप किया था अपनी मर्जी से OF परपेंडिकुलर, लेकिन ये निकला FO बाइसेक्टर भी लाइन AB का, तो ये लाइन OF जो है ये परपेंडिकुलर भी होगी और ये बाइसेक्टर भी करेगी। मतलब ये जो FO है ये साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगे, और उसी बिंदु को बोलेंगे सर्कम सेंटर, जिसकी तीनों वर्टेक्स से दूरी बराबर होगी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक पूछ सकता है मुझे? ठीक है, हटा दें दोनों चीजें अब तक। ठीक है, चलिए। तो मैंने अभी तक आपको केवल एक चीज समझाई, और वो चीज क्या थी एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर मैं आपके सामने किसी भी साइड का ट्रायंगल बनाऊं तो ट्रायंगल की तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ट्रायंगल की तीसरी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं वो पॉइंट होता है सर्कम सेंटर O, और इस सर्कम सेंटर की तीनों वर्टिसेस से जो दूरियां होती हैं वो क्या होती हैं? वो बराबर होती हैं। मतलब ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर, और ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल आर। दिस इज द कांसेप्ट, ये कांसेप्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। अब ना आगे बढ़ते हैं, और इसी सर्कम सेंटर को सेंटर मान के सर्कल खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब गौर से सुनिएगा कांसेप्ट। नेक्स्ट कांसेप्ट इसके बारे में ध्यान सुनिएगा, और ये कांसेप्ट है एंगल से रिलेटेड। अगर हम आपके सामने ट्रायंगल बनाते, त्रिभुज बनाते, ये बनाते मैंने आपके सामने ट्रायंगल ABC जिसका सर्कम सेंटर है O, इसका सर्कम सेंटर हो गया O, तो ट्रायंगल ABC का सर्कम सेंटर है O पर ही केंद्र हो गया।
तो अगर मैं O से B को मिलाऊंगा, O से C को मिलाऊंगा, O से A को मिलाऊंगा, तो ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R। तो इतना तो समझते ही हो कि यहाँ पे 3 एंगल बनेंगे। तो ये जो एंगल बनेगा ना साइड BC द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना सर्कम सेंटर पे एंगल BOC, इसकी जो वैल्यू होगी BOC के अपोजिट एंगल है A, ये एंगल A का डबल होगी। इसी प्रकार से COA, ये जो एंगल बनेगा COA, इसकी जो वैल्यू होगी COA, इसकी जो वैल्यू होगी अपोजिट एंगल है B, एंगल B का डबल होगी, एंगल B का डबल होगी। अगर मैं एंगल AOB को देखूं, एंगल AOB की जो वैल्यू होगी, AOB के अपोजिट एंगल है एंगल C, ये एंगल C का डबल होगी। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। जैसे 90 डिग्री प्लस A/2, जैसे इन सेंटर में क्या होता था 90 डिग्री प्लस A/2, यहाँ पे बनेगा डबल, ये 2 है, ये 2B और ये 2C। क्लियर है? और क्यों होता है समझना। आप मुझे बताओ, आप मुझे खुद ही बताओ, अगर आप इसको आगे बढ़ा दो, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ट्रायंगल OAB को देखो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 2 अल्फा होगा। क्यों अल्फा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, सर्कम रेडियस कैपिटल R, सर्कम रेडियस कैपिटल R। ट्रायंगल OAC को देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 2 थीटा। तो अगर मैं एंगल BOC की बात करूं तो एंगल BOC क्या आ गया? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो 2 आ गया कॉमन ब्रैकेट में, क्या आ गया? थीटा प्लस अल्फा, और थीटा प्लस अल्फा का मतलब एंगल BAC। तो इस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BAC की जो वैल्यू होगी वो एंगल BAC का डबल होगी। एंगल BOC की जो वैल्यू होगी एंगल BAC का डबल होगी। और वैसे भी आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर मैं ये सर्कल बना दूं तो सर्कल के किसी, ये सर्कल का सेंटर ही तो है, तो सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पे जो कोण बनता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस के बने कोण के। अगर सर्कमफेरेंस पे एंगल A बन रहा है तो इसी चाप द्वारा सेंटर पे डबल एंगल यानी कि कितना बनेगा? 2 अल्फा प्लस 2 थीटा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल BAC होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो ये हो गया एंगल से रिलेटेड। ऑल क्लियर? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है नितेश, यहां तक समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कोई दिक्कत? चलिए, एंगल से रिलेटेड बात होगी। अब हम बात करते हैं सर्कम रेडियस की। सर्कम रेडियस की ध्यान से सुनना, सर्कम रेडियस। हाँ नितेश बिल्कुल है, ध्यान से सुनना, सर्कम रेडियस। चलिए, अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं, एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल है ABC, तो वर्टेक्स A के सामने एक साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल B, ये साइड स्मॉल C, इसका सर्कम सेंटर है O। सर्कम सेंटर O है मतलब OB सर्कम रेडियस है, OC भी सर्कम रेडियस है, और OA भी सर्कम रेडियस है। सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से दूरी क्या है? बराबर बराबर है। तो मैंने आपको सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या होगी मैंने आपको पढ़ाया था साइन रूल। मैंने आपको बताया था किसी ट्रायंगल की साइड और उसके अपोजिट के एंगल के साइन का रेशियो इक्वल होता है A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। ये मैंने आपको बताया था। क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशियो है ये सर्कम रेडियस का डबल होता है, 2R होता है। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C बराबर 2R। क्लियर है? नब जो जरूरत नहीं है, A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C बराबर 2R। अगर आप यहाँ सर्कम रेडियस की वैल्यू निकालना चाहो तो सर्कम रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इधर आ जाएगी, A/2 sin A, या फिर B/2 sin B, या फिर C/2 sin C। ये ध्यान रखना है तीनों। क्लियर है? मतलब अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालनी है तो ये हो गया ट्रायंगल की साइड, ये तो हो गया ट्रायंगल की साइड, ट्रायंगल की साइड, और ट्रायंगल की साइड के अपोजिट ये जो एंगल है इसके साइन करो और बाई 2 करना है, तो A/2 sin A। क्लियर है? अगर आप उसी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकाले तो ये तो साइड होगी A, तो इसके सामने के एंगल का साइन लो A/sin A और 2 से भाग और करो A/2 sin A। ये है रिजल्ट। क्लियर है? अगर आपको किसी ट्रायंगल का साइन नहीं पता है तो जो गोल्डन फॉर्मूला है, गोल्डन फॉर्मूला बनता है कैपिटल R बराबर ABC/4 डेल्टा। सर्कम रेडियस निकालने के, किसी ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने का फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा, जहां ABC ट्रायंगल की साइड है और डेल्टा क्या है? उस ट्रायंगल का एरिया। अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है ABC, तो ट्रायंगल की सर्कम रेडियस निकालने का तरीका होगा ABC/4 डेल्टा। क्लियर है? डेल्टा क्या है? ट्रायंगल का एरिया है। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। जैसे ये मैंने आपके सामने ट्रायंगल ABC बनाया और ये ट्रायंगल ABC का हो गया सर्कम सेंटर O। ट्रायंगल ABC का क्या है? ये सर्कम सेंटर है O, परिकेंद्र है। ठीक है ना? गौर से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स। अब अगर मैं O से B को मिला दूंगा तो सर्कम रेडियस होगी कैपिटल R, और O से C को मिला दूंगा तो ये भी सर्कम रेडियस होगी कैपिटल R। अब हमने किया क्या? सर्कम सेंटर O से साइड BC पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री का। मैंने परपेंडिकुलर डाला अपनी मर्जी से, परपेंडिकुलर डाला। वर्टेक्स A के सामने की साइड क्या होगी? ये साइड हो जाएगी तुम्हारी स्मॉल a, ये साइड हो जाएगी स्मॉल b, और ये साइड हो जाएगी स्मॉल c। आप मुझे बताओ, मुझे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ODB, ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल ODB, ट्रायंगल ODC, दो ट्रायंगल दिखते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल को अगर गौर से देखो तो ये सर्कम रेडियस, ये सर्कम रेडियस, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। साइड OD दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम होंगे। अगर सर्वांग सम होंगे तो ये BD अगर A/2 है तो ये भी A/2 होगा, आधा आधा होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BD DC के बराबर होगा, ये भी A/2, ये भी A/2, आधा आधा होगा ना। आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल A है तो सर्कम सेंटर पे बना एंगल होगा 2A, एंगल BOC की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ A, ट्वाइस ऑफ A। ये अगर एंगल A है तो ये होगा 2A, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल तो बराबर है, सर्वांग सम है। अगर दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है तो ये दोनों एंगल भी आधे आधे, मतलब ये एंगल भी A डिग्री का होगा, ये एंगल भी A डिग्री का होगा, दोनों एंगल A डिग्री का होंगे। ये एंगल भी तुम्हारा A डिग्री का जाएगा, ये एंगल भी A डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल भी तुम्हारा A डिग्री का हो जाएगा, और टोटल कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा? 2A। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, ये साइड दोनों में कॉमन, और ये एंगल 90 डिग्री, RHS की प्रॉपर्टी से। क्लियर है? RHS की प्रॉपर्टी से सर्वांग सम होगी। तो अगर आप ट्रायंगल ODB में, त्रिभुज ODB में ये क्या है? एंगल A, एंगल A के सामने की साइड है A/2, मतलब परपेंडिकुलर है। एंगल A के लिए क्या है? परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने है हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या लगा? तो साइन लगा दो, साइन A। साइन A, साइन ही एक ऐसा रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है। तो साइन A क्या होगा? इस एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी? A/2 और बटे A/2 बटे, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी कि R। तो साइन A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी A/2R, A/2R। क्लियर? यहीं से आपका प्रूफ होता है कि कैपिटल R बराबर क्या आएगा? A/2 sin A, A/2 sin A। यही बात यहाँ से प्रूफ होती है, कैपिटल R बराबर A/2 sin A। ठीक है ना?
अब आप मुझे बताओ कि ये साइन ए के बारे में कुछ जानते हो? मैंने आपको बताया है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है तो डेल्टा बराबर होता है 1/2 BC साइन ए होता है, ठीक है? अगर किसी ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है तो डेल्टा कैसे निकालोगे एरिया? 1/2 साइड का प्रोडक्ट, दोनों साइड की गुणा बी और सी, और बीच वाले एंगल का साइन, बीच वाले एंगल का साइन 1/2 BC साइन ए बताया। तो यहां से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बटे BC, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा अपॉन BC, ये आ जाएगी 2 डेल्टा BC इधर आ जाएगा, यहां पे रख दो, यहां पे रख दो a अपॉन 2 इनटू 2 डेल्टा अपॉन BC, तो साइन ए की जगह मैंने रख दिया 2 डेल्टा अपॉन BC। तो ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या आ गई? BC, 2 पर पहुंच गया a BC और बटे 2 दूनी 4 डेल्टा, तो ये आगे सर्कम रेडियस a BC बटे 4 डेल्टा। क्लियर है? ये है ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कैलकुलेट करने का तरीका। क्लियर है भाई? बताओ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यस और नो करके मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस और नो क्लियर करके बता दो मुझे। कैपिटल R बराबर a BC अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए यहां तक चीज खत्म हो गई। यस, वेरी गुड। अगला हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर, ध्यान से सुनो, पोजीशन ऑफ सर्कम सेंटर। देखो मैंने आपसे पहले बोला था कि सर्कम सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो सर्कम सेंटर की पोजीशन कौन-कौन से ट्रायंगल में कहां-कहां होगी हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां होगा? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज सभी जानते हैं, कैसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल न्यून कोण हो, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो। तो जैसे ये ट्रायंगल है तो इसके जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो जाहिर सी बात है एक्यूट एंगल होने की वजह से ट्रायंगल के तीनों अंदर ही मिलेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हमेशा अंदर होगा। ट्रायंगल के कहां होगा? अंदर होगा, कभी भी बाहर नहीं होगा। ध्यान रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। क्यों अंदर होगा? एक्यूट एंगल होने की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही मीट करेंगे। क्लियर है? चलिए ये तो हो गया पहला केस। दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो हमेशा उसका सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कम सेंटर, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ध्यान से समझना, इसमें इतने सवाल बने हैं पेपर में बहुत कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का सर्कम सेंटर क्या होता है। जैसे कि मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूं, ये बन गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया A, ये B और ये C। अब ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनियस कैपिटल H, हाइपोटेनियस कैपिटल H राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये है हाइपोटेनियस कर्ण। तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, समकोण त्रिभुज का सर्कम सेंटर जो होता है, परिकेंद्र जो होता है, वो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, हाइपोटेनियस कर्ण का मध्य बिंदु होता है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र हाइपोटेनियस कर्ण का मध्य बिंदु होता है, मतलब ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा ये तुम्हारा D। तो ये क्या होगा? ये आपका सर्कम सेंटर होगा, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्यों होगा ये भी करेंगे। ठीक है, मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होगा, मतलब ये डिस्टेंस और मैं C से D को मिला दूं, ये तीनों ही डिस्टेंस बराबर होंगी। मतलब अगर ये तुम्हारा सर्कम सेंटर है O तो BO बराबर CO बराबर AO हो जाएगा और ये तुम्हारा सर्कम रेडियस होगी कैपिटल R। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है तुम्हारा सर्कम सेंटर, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है सर्कम सेंटर। ये बात लिख लेंगे कॉपी में, लिख लिया? मतलब अगर ये सर्कम रेडियस कैपिटल R है तो ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R है, ये भी सर्कम रेडियस कैपिटल R है। AO बराबर BO बराबर CO बराबर कैपिटल R। O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। अब क्यों हुआ? ध्यान से सुनना, क्यों हुआ? ध्यान से सुनना। ये राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया हाइपोटेनियस कर्ण H, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस H हो गया। मैंने आपको क्या तरीका बताया? मैंने आपको सर्कम रेडियस निकालने का तरीका बताया। ट्रायंगल की कोई भी साइड ले लो, मैंने आपको क्या तरीका बताया? ट्रायंगल की कोई भी साइड ले लो H, ट्रायंगल की कोई भी साइड ले लो, ये हाइपोटेनियस H, हाइपोटेनियस के सामने का एंगल है 90, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड कितनी है? H हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के सामने का एंगल है 90। तो सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या होगा? H/2 sin 90 डिग्री होगा कि नहीं? H/2 sin 90 डिग्री होगा कि नहीं? बताइए यस और नो। अरे भैया इसका प्रूफ समझना हद से ज्यादा जरूरी है वरना तुम सवाल नहीं कर पाओगे। अगर ये हाइपोटेनियस H है तो हाइपोटेनियस के सामने 90 का डिग्री। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जब तक आपको डिटेल कांसेप्ट नहीं पता होगा तो आप सवाल समझ नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे, वही सवाल कर पाओगे इसमें डायरेक्ट फार्मूला लग रहा होगा, जिसमें थोड़ा लॉजिक लग रहा होगा वो नहीं कर पाओगे। तो सर्कम रेडियस कैसे निकलेगी? हाइपोटेनियस के सामने का एंगल है 90, sin 90 की डिग्री क्या? sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो सर्कम रेडियस कितनी आ गई? H/2। तो ये बड़ा ही खतरनाक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है OA बराबर OB बराबर OC, वो हाइपोटेनियस का आधा होती है। सर्कम रेडियस जो होती है वो हाइपोटेनियस कर्ण का आधा होती है। OA बराबर OB बराबर OC बराबर कैपिटल R बराबर H/2 हाइपोटेनियस का आधा होगी। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है ना समझ में आया तो देख सकता है कहां से आए। कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी H/2 sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री हो गया 1 यानी कि H/2। ठीक है ना? अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि सर्कम सेंटर ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्यों हुआ? आपको एक थ्योरी पता है? आपको क्या एक थ्योरी पता है कि जैसे मैं आपके सामने सर्कम सर्कल बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाऊं अर्धवृत्त, अगर मैं आपके सामने एक सेमी सर्कल बनाऊं अर्धवृत्त, कितने बच्चे ये बात जानते हैं? यस और नो करके बताना कि सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने स्टूडेंट इस बात को जानते हैं? सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है।
अर्धवृत्त में पनाकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल में पनाकोण ऑलवेज 90 डिग्री होता है, मतलब हर एक राइट एंगल ट्रायंगल से एक सर्कम सर्कल गुजरता है, सेमी सर्कल गुजरता है। हर राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक सेमी सर्कल के अंदर होता है, एक सेमी सर्कल हमेशा पास करता है एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों शीर्षों से। ये बात सभी स्टूडेंट्स को पता होगी, अगर उसे नकल से पास ना की होगी 9वीं 10वीं। इस सेमी सर्कल का सेंटर है O। आप मुझे बताइए, अगर मैं C से O को मिला दूंगा तो ये भी सर्कम, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R, ये भी सेमी सर्कल की रेडियस कैपिटल R, ये भी अर्धवृत्त की रेडियस कैपिटल R। ये सर्कल की रेडियस तो बराबर ही होगी, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R, पता है? तो आप मुझे एक बात बताइए, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है 90 डिग्री का एंगल जो सर्कम एक सेमी सर्कल के अंदर होगा, इस तरीके से एक सेमी सर्कल के अंदर होगा, एक अर्धवृत्त के अंदर। तो अगर अर्धवृत्त के अंदर होगा तो उस अर्ध सेमी सर्कल का जो सेंटर होगा ये डायमीटर ही तो हो गया, AB जो है सेमी सर्कल का डायमीटर ही तो हो गया। तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या बन जाएगा तुम्हारा? सर्कम सेंटर बन जाएगा परिकेंद्र। क्लियर है? जिस वजह से ये भी कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और ये भी कैपिटल R, O बराबर O भी बराबर उसी सर्कम रेडियस हाइपोटेनस का आधा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ठीक है, अब देखना एक चीज और बताता हूं। जैसे तुम्हारा ट्रायंगल ABC है, ये क्या है तुम्हारा? ट्रायंगल ABC राइट एंगल है B पर, और ये है तुम्हारा हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। तो अगर मैं इस हाइपोटेनस का खींचूं मीडियन, जैसे मैंने हाइपोटेनस की क्या खींची है? मीडियन। तो ये जो है BO, ये जो लाइन है BO इज द मीडियन, BO इज द मीडियन ऑफ हाइपोटेनस। अगर मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस की मीडियन खींचूं तो मतलब O क्या होगा? O मिड पॉइंट होगा। अगर O मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस का तो O सर्कम सेंटर भी होगा, यानी कि BO, AO और CO बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की मीडियन खींचता हूं तो ये जो BO है ये होती है राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण की माध्यिका, हाइपोटेनस की मीडियन जो हाइपोटेनस को आधा आधा कर दे। लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी मीडियन भी होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन भी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी माध्यिका, तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका राइट एंगल ट्रायंगल की होती है। क्लियर है? और ये राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस के बराबर होती है और हाइपोटेनस का आधा होती है। एक कांसेप्ट ये भी सुनना है कि ये कैपिटल R, ये कैपिटल R, ये भी कैपिटल R और ये कैपिटल R होगा h/2, यानी कि ये मीडियन जो है हाइपोटेनस का आधा होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत समझ में आया सारे स्टूडेंट्स को यहां तक? ठीक है, अविनाश नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो फिर तुम। ठीक है, तो ये थी थ्योरी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की सारी, सभी को समझ में आ गया? क्लियर है ना? चल, अब हम पोजीशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ ही बता दिया तुम्हें। अब देखो थर्ड ट्रायंगल है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। थर्ड ट्रायंगल क्या है आपका? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है ना सारे स्टूडेंट्स को? यस और नो? नहीं, डिलीट नहीं करेंगे। अरे भैया मुझे बता दो, आप लोगों को मजा आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? इन सेंटर पढ़ा है मैंने, आपको इन सेंटर से 25 सवाल कराए, सर्कम सेंटर की थ्योरी पढ़ा रहे, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि इसमें डाउट हो गया तो जीवन खराब है फिर। ज्योमेट्री समझ नहीं आई तो ऐसे तो भूल ही जाओ। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपके सामने एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना दूं, एक अधिक कोण त्रिभुज बना दूं इस तरीके से ABC, अगर हम आपके सामने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना दे, अधिक कोण त्रिभुज बना दे, तो इसका सर्कम सेंटर कहां होगा? तो मुझे पता है इसका सर्कम सेंटर तो साइड BC का जब तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो इस तरीके से होगा, साइड CA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, और साइड AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका कुछ इस तरीके से होगा। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां पे क्या करते हैं? ट्रायंगल के बाहर जाके मिलते हैं, यानी कि इसका जो सर्कम सेंटर है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्यूट एंगल न्यून कोण ट्रायंगल में ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के ऊपर, वो भी हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में का जो सर्कम सेंटर होगा वो ट्रायंगल के बाहर होगा, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर जाके मिल रहे हैं। ठीक है, और देखो सर्कम सर्कल खींचेगा कैसे? इस पॉइंट को सेंटर मान के जो सर्कल खींचेगा वो सर्कल होगा कुछ इस तरीके से, सर्कल जो होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब बहुत बड़ा सर्कल खींचेगा, बहुत बड़ा इस तरीके से, और सर्कल के कोने पे रहेगा ये ट्रायंगल। ठीक है ना? कोई डाउट है तो बाहर होगा। सही है बात? ठीक है, चलिए, तो पोजीशन भी समझ में आ गया मुझे, यस और नो? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे मैंने आपको इंसेंटर के बारे में बताया, तो मैंने आपको इंसेंटर का फॉर्मूला बताया था, R बराबर डेल्टा बाई S। तो दो स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल हम अलग से डिस्कस करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो मैंने बता दिया, तो आपको समझना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सब कुछ, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होती है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती होती है, कहां उसका सर्कम सेंटर लाई करेगा, सब कुछ समझना है। ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है सर्कल गोल बने ना बने, भावनाएं समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, बहुत ही गौर से समझना। समबाहु त्रिभुज का सर्कम सेंटर कहां लाई करता है? ध्यान से सुनिएगा, समबाहु त्रिभुज का सर्कम सेंटर ABC। देखिए, मुझे एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है एक सिमेट्रिक फिगर है, एक सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका बाइसेक्टर खींचूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा आधा आधा 30 डिग्री का, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर होगी, और ये यहाँ पे इसको 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा पॉइंट D पर। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं 60 है 30, ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 90। ये साइड भी स्मॉल a, ये साइड भी स्मॉल a, ये साइड भी स्मॉल a, तो कितना तो सभी जानते हो कि ये साइड हो जाएगी तुम्हारी a/2 और ये साइड हो जाएगी तुम्हारी a/2। दोनों ट्रायंगल कैसे बन जाएंगे? सर्वांसम बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, है ना? वो तो होगा क्योंकि राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिक फिगर है। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस क्या होगी? ये साइड क्या है? ये साइड है स्मॉल a, क्या है साइड स्मॉल a, BC की लेंथ क्या है a के सामने का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है a/2 sin 60 डिग्री, स्मॉल a/2 sin 60, यानी कि a/2 इनटू, अरे यही तो फॉर्मूला होता है, ये साइड है स्मॉल a, इसके सामने का एंगल है 60, तो a/2 sin 60, और sin 60 डिग्री का मतलब √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि a/√3। तो हमको ये पता चल गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस होती है a/√3, कैपिटल R क्या है? a/√3। तो
तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या a by रूट 3, और मैंने आपको ये थ्योरी बता रखी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस a by 2 रूट 3, स्मॉल a अपॉन 2 रूट 3। क्या होता है स्मॉल a अपॉन 2 रूट 3? क्लियर है? a अपॉन 2 रूट 3। तो यहां से ये रिजल्ट आया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस से सर्कम रेडियस का रेशियो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल बात कर रहा हूं, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो देखो, ये a by 2 रूट 3 a by रूट 3। सर्कम रेडियस क्या है? सर्कम रेडियस जो है डबल है, सॉरी या मैं इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है वो डबल होती है इन रेडियस का, यानी कि रेशियो क्या है 2:1। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस है इन रेडियस का क्या होती है? डबल होती है। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का जो रेशियो है स्मॉल r कैपिटल R, तो इनकी जो रेडियस का रेशियो है वो होता है 1:2। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल के इन दोनों सर्कल के एरिया की बात करूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल और सर्कम सर्कल के एरिया की बात करूं, तो एरिया का रेशियो होगा 1:4। एरिया का रेशियो क्या होगा? एरिया का रेशियो होगा 1:4, 1:4। क्लियर है? ठीक है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस और नो? ध्यान रखना, मैंने आपको थ्योरी पहले ही बता रखी है और आपको पता भी होना चाहिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हो गया सर्कम सेंटर O, सर्कम सेंटर O। तो आप मुझे बताइए कि ये डिस्टेंस तो हो गई आपकी a अपॉन 2 रूट 3 और ये डिस्टेंस फिर हो गई आपकी a अपॉन रूट 3। ये बात ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका इन रेडियस और ये हो गया तुम्हारा सर्कम रेडियस। तो इतनी बात पता होना चाहिए कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 होती है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 2/3 होती है, 2/3 होती है। और अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की बात करूं, समबाहु त्रिभुज की हाइट की, तो हाइट होती है √3/2a। तो √3/2a का 2/3 है और ये 1/3 है, और इनमें आपस में रेशियो कितना है? 2:1 का है, 2:1 का है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है। क्या है? सर्कम सेंटर है O। यही इन सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा और यही सेंट्रोइड होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एक ऐसा खास ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर्स जो है एक ही पॉइंट पर होते हैं, इसके चारों सेंटर्स एक ही जगह होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही जगह होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। मतलब यही इन सेंटर होगा, यही सर्कम सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा और यही सेंट्रोइड केंद्र होगा। चारों सेंटर इसके एक ही बिंदु पर होंगे। क्यों होंगे एक ही बिंदु पर? क्योंकि यही लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, यही लाइन एल्टीट्यूड होगी, यही लाइन मीडियन होगी। इसी तरीके से अगर मैं यहां से दूसरी लाइन ड्रॉ करूं, ये जो लाइन होगी तुम्हारी, ये लाइन तुम्हारी भी यही एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही मीडियन है। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन होगी तुम्हारी CF, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यही एंगल बाइसेक्टर, यही एल्टीट्यूड, यही मीडियन। तीनों लाइन, तीनों लाइन हर प्रॉपर्टी दर्शाने वाली हमेशा एक ही बिंदु से गुजर रही है, इसलिए चारों पॉइंट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक ही बिंदु पे होंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का 1/3 इन रेडियस, हाइट का 2/3 सर्कम रेडियस। अब बताइए यस और नो? यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आया हो तो हमसे पूछ सकता है, आप इसको छाप सकते हैं कॉपी में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर एक ही बिंदु पर होंगे। पेपर में ऐसा सवाल भी आया, ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसके चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। और आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है ना, समद्विबाहु, समद्विबाहु के चारों सेंटर एक ही सीधी लाइन पर, इसी लाइन AD पर होंगे, लेकिन एक जगह नहीं होंगे। ठीक है? ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल की, छाप लिए? ठीक है? कोई डाउट? तो ये जो कांसेप्ट है ये भी आपका पूरा हो गया। बात समझ में आई? चलो नाउ लास्ट कांसेप्ट समझेंगे सर्कम सेंटर का, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। क्लियर है? समबाहु मतलब समबाहु बात करें, किसी भी ट्रायंगल के लिए, किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी क्या होती है? इस पे पेपर में सवाल पूछा गया। आपको प्रूफ रटने की कोई जरूरत नहीं, प्रूफ करने की। आप केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए कि यहां से आप बहुत ज्यादा नई चीज से नहीं सीखोगे। मैंने आपके सामने कोई भी ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल का हो गया सर्कम सेंटर और ये ट्रायंगल का हो गया इन सेंटर, और ये होगी इनके बीच की दूरी। क्लियर है? मैंने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल का O क्या है? तो O है भैया सर्कम सेंटर यानी कि परिकेंद्र, और I क्या है? I है ट्रायंगल का इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। तो आप किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R इनटू स्मॉल r। ये फॉर्मूला है। ये इसको आप सीधा सीधा लर्न करेंगे, याद रखेंगे इसको। ठीक है? किसी भी ट्रायंगल की अगर सर्कम रेडियस R क्या है, अगर किसी ट्रायंगल की आपको सर्कम रेडियस कैपिटल R पता है, ठीक है, और आपको उस ट्रायंगल की स्मॉल r यानी कि इन रेडियस पता है, तो उसके इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की दूरी जो होगी, ऐसा मत कर देना कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r कर दो, गलत है। ये होगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R स्मॉल r। बहुत लंबा, बहुत पेचीदा इसका प्रूफ है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो। ठीक है? अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो इसी के साथ आपके सर्कम सेंटर की जो थ्योरी है वो खत्म होती है पूरी की पूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पीसी में कब से कैरेविल यूज कर पाएंगे हम? फोन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है बहुत जल्दी। ठीक है? सर्कम सेंटर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या थ्योरी है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है इन सर्कल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कहां इसकी पोजीशन होगी, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ आगे देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन, in a scalar triangle field, scalar triangle समझते हो? विषमबाहु त्रिभुज। a pole is situated at angle of elevation from the corners to the top of pole are equal, then the pole is situated on which point of triangular field? बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज पे जबरदस्त क्वेश्चन है, सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल।
देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। जैसे ये तुम्हारा एक स्केलर ट्रायंगल फील्ड हो गया, खेत हो गया, ये खेत है जो ट्रायंगल की फॉर्म में है, खेत है जो ट्रायंगल की फॉर्म में। अब एक खंभा जो है खड़ा हुआ है, इस खेत के बीच में इस तरीके से कोई खंभा इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ये खंभा जो है जैसे ये तुम्हारा खेत हो गया, ऐसे पट्टा है, ये खेत है और खंभा इस पे खड़ा हुआ है ऊपर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कॉर्नर से, इस खंभे के कॉर्नर से पोल के टॉप के एलिवेशन जो एंगल है वो इक्वल है। मतलब कोई बंदा इस वर्टेक्स बी पर खड़े होकर इस खंभे को देखता है इस तरीके से, तो एलिवेशन एंगल, ये तो एंगल 90 डिग्री का। एलिवेशन एंगल तो जानते हो ना, उन्नयन कोण। आदमी अपनी आंख की सीट से कितना कोण उठा के देखता है वो होता है एलिवेशन एंगल। आपको यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देंगे। जैसे खंभा है, खंभा सपोज खड़ा है पॉइंट ओ पर, ट्रायंगल के पॉइंट ओ पर खड़ा है, ये खंभे का हो गया शीर्ष। तो अगर वर्टेक्स ए से इस खंभे को देख रहे हो तो भी एलिवेशन एंगल अल्फा है वर्टेक्स ए से। अगर आप वर्टेक्स बी से देखोगे तो ये वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स बी से खंभे के आधार को मिलाने वाली लाइन होगी ओ, ये खंभे का शीर्ष हो गया बी, तो ये भी तुम्हारा एलिवेशन एंगल अल्फा है। अगर तुम वर्टेक्स सी से देख रहे हो खंभे को, तो सी से खंभे के आधार को मिलाने वाली लाइन है ओ, ये खंभे का शीर्ष हो गया बी, तो ये भी एलिवेशन एंगल अल्फा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये एलिवेशन एंगल जो है अल्फा तीनों में बराबर है और खंभे की लंबाई भी बराबर है। ये खंभे की लंबाई तो कांस्टेंट है ओपी ओपी ओपी। तो आप मुझे बताइए क्या ये एओ, ये बीओ और ये सीओ बराबर नहीं होगा? बराबर होगा कि नहीं? अगर एलिवेशन एंगल अल्फा तीनों ट्रायंगल में इक्वल है तो tan अल्फा भी बराबर होगा। तो tan बराबर है तो परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस बराबर होगा कि नहीं? मतलब कहने का ये है कि ये एओ बीओ सीओ ये तीनों ही बराबर होगा। मतलब ये पॉइंट ओ ऐसा होगा जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है और तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर पॉइंट होता है। क्या? सर्कम सेंटर। तो पॉइंट होगा सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर पॉइंट होगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को? समझ में आया कि सर्कम सेंटर वो पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। बनाइए। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल PQR का सर्कम सेंटर है O। तो अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना दूं कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगल हो गया PQR और इसका सर्कम सेंटर है O। एंगल QPR 55 डिग्री, तो ये एंगल 55 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल QRP ये एंगल 75 डिग्री का है। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा OPR एंगल आपसे पूछा, तो OPR का मतलब O से P को मिलाओ और ये R को मिला दो चाहे। तो एंगल OPR मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछा है, O क्या है? O सर्कम सेंटर है। तो कैसे करोगे आप? मुझे बताओ कि 55 डिग्री 75 डिग्री, तो तीसरा एंगल कितना? 7 5 12 130 हो गया, तो ये एंगल जाएगा 50 डिग्री का। अगर ये 50 डिग्री का है तो सर्कम सेंटर, ये सर्कम सेंटर है, तो सर्कम सेंटर पे डबल एंगल बनेगा 100 डिग्री का। सर्कम सेंटर पे एंगल डबल बनेगा 100 डिग्री का, बनेगा कि नहीं? अगर ये 100 डिग्री का एंगल बनेगा और आप मुझे बताओ कि ये भी सर्कम रेडियस है, ये भी सर्कम रेडियस है 100 डिग्री, तो ये दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे, तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ये भी 40 डिग्री का होगा। तो एंगल OPR पूछा है कितने डिग्री का होगा? 40 डिग्री का। आसान सवाल था। ठीक है, तो पहले आसान आसान क्वेश्चन है और बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बढ़िया सवाल भी मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों निपटा देंगे। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे भाई, अपना ध्यान रखेंगे। बाय।